हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमने आपको बेसिक से ट्रांसलेशन पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसमें हम आजकल टेंसेस आपको पढ़ा रहे हैं। और इसमें हमने आपको तीनों इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसके बाद हमें कंटिन्यूअस टेंस देखना है फ्रेंड्स, तो हम एक ही वीडियो में तीनों कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इसके अलावा हम आपको कुछ एक्सेप्शन भी बताने वाले हैं लास्ट में वीडियो के, तो आप पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। जैसा कि कंटिन्यूअस जो वर्ड है ये कंटिन्यू से बना हुआ है, और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रहना। यानी कि जब भी हम किसी एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जब वो प्रोसेस में हो, जब वो जारी हो, और कब से वो प्रोसेस में हो ये हमें पता ना हो, सेंटेंस में केवल यही बताया गया हो कि जो इसमें एक्शन हो रहा है वो प्रोसेस में है, जारी है, वो कब से जारी है, कब तक चलेगा, इससे हमें कोई भी मतलब ना हो। अर्थात इसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं होना चाहिए, केवल ये बताया गया हो कि काम प्रोसेस में है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसको हम कंटिन्यूअस टेंस तो कहते ही हैं, और इसके अलावा भी इसके दो नाम और होते हैं। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और प्रोग्रेसिव इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस यानी उन्नति करना या प्रगति करना होता है। जैसे आपने देखा होगा जब सड़कें वगैरह बनती हैं तो वहाँ पे एक होर्डिंग लगा होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि कार्य प्रगति पर है, यानी कि कार्य जारी है। तो अगर कोई काम कंटिन्यू है, जारी है, तो उसमें प्रोग्रेस भी होता रहेगा, अर्थात इसीलिए इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसका एक तीसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस। अब ये इम्परफेक्ट क्या है, परफेक्ट का अपोजिट है इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण होता है, यानी कि अधूरा। तो देखिए, जब भी कोई काम जारी रहेगा तो इसका मतलब है कि वो काम अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहना है कि मम्मी खाना बना रही हैं, तो मम्मी खाना बना रही हैं यानी कि अभी बना चुकी नहीं है, अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, अधूरा है काम। और इम्परफेक्ट का मतलब ये होता है अधूरा। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इसके तीनों नाम से इसका पहचान मिल गया। तो जब भी कोई काम प्रेजेंट टाइम में जारी रहता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और अगर कोई काम पास्ट टाइम में जारी था तो वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, और जब कोई काम फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा तो वहां पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों का पहचान हो गया। और जनरली जो हमारे हिंदी वाले सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में जो हमारा वर्ब होगा, उस वर्ब के लास्ट में जुड़ा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सभी चीजें इसमें आएंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लास्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस रहता है हिंदी वाला तो उसके लास्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी चीजें आएंगी। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का रहेगा तो हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये सभी चीजें आएंगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो अगर देखा जाए तो तीनों में रहा, रही, रहे कॉमन है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें रहा, रही, रहे जरूर आएगा। अगर वो प्रेजेंट में है तो रहा, रही, रहे के बाद है, हूं, है जुड़ जाएगा, तो रहा है, रही है, रहे हैं हो गया। और पास्ट में है तो था, थी, थे जुड़ जाएगा, तो रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। और फ्यूचर में रहेगा तो उसमें होगा, होगी, होंगे जुड़ जाएगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा इसके लास्ट में। तो इस तरह से ये तीनों टेंसेस का पहचान है। बट फ्रेंड्स, इसमें हमें ध्यान देना कि इसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसके भी लास्ट में ये सभी चीजें आती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यही सब आता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर वो कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया जाएगा कि कब से काम हो रहा है, और अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें एक टाइम भी बताया जाता है कि ये काम इतने समय से हो रहा है। तो इस तरह से दोनों टेंसेस में डिफरेंस होता है। और फ्रेंड्स, आपने इसके तीनों नाम भी जान लिए, कंटिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस, इसके तीन नाम होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं तीनों का हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इजी टेंस है, सबसे आसान टेंस ये है, इसलिए यहाँ पे तीनों टेंसेज एक साथ बताए जा रहे हैं।
और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज वर होता है, वॉज वर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर है तो विल शैल तो आएगा ही, इसमें बी जुड़ जाएगा, विल बी शैल बी। तो ये तीनों का हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज वर और फ्यूचर कंटिन्यूअस का विल बी शैल बी होता है। ये तीनों का पहचान हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसके बाद हम तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह अपने कमरे में गुनगुना रही है। वह अपने कमरे में गुनगुना रही है। तो सबसे पहले इसमें कौन गुनगुना रही है, तो आंसर मिला वह, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, शी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में रही है आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया शी, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। इसका यूज करना तो आपको पता है कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करना है, और केवल आई के साथ एम का यूज, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करना है। और इसमें सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का यूज करना है, बट आई के साथ भी वॉज का यूज किया जाता है, क्योंकि आई भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। और विल बी शैल बी, इसका यूज तो आपको पता है कि आई वी के साथ शैल का यूज होता है, तो आई वी के साथ शैल बी का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ विल बी का यूज करना है। तो यहाँ पे शी सिंगुलर था, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज का यूज किया गया। और इसके तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। ये तीनों कंटिन्यूअस में कॉमन है कि अगर काम जारी है तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जब भी रहा रही रहे आ जाएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज करनी है। कुल 12 टेंसेज होते हैं और 12 में से 6 टेंस में तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है, सभी कंटिन्यूअस और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसमें देखेंगे एक बात कॉमन है कि सभी में रहा रही रहे जरूर आता है। तो यहाँ पे हमें अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। तो गुनगुनाना की अंग्रेजी होता है क्रून, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आईएनजी, हो जाएगा क्रूनिंग। तो शी इज क्रूनिंग, वह गुनगुना रही है। कहाँ पे, अपने कमरे में। तो इन और अपने के लिए हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक वर्ड यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा शी है तो शी का पॉजेसिव केस जो होगा वो अपने की अंग्रेजी होगी, और शी का पॉजेसिव केस हर होता है। तो शी इज क्रूनिंग इन हर रूम, वह अपने कमरे में गुनगुना रही है। तो अपने की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जो सब्जेक्ट होगा उसका पॉजेसिव केस हमें लिख देना है, तो अपने की अंग्रेजी हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है पापा कल मुझे यूं ही डांट रहे थे। पापा कल मुझे यूं ही डांट रहे थे। अब इसका क्या मतलब है कि पापा कल मुझे बिना किसी कारण के फालतू में डांट रहे थे। तो सबसे पहले इसमें सब देखना होगा कि लास्ट में रहे थे आया हुआ है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा क्योंकि अफर्मेटिव है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन डांट रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है पापा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब पापा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो पापा तो चाहे जिसके भी होंगे पापा हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज हमें करना है, तो हो जाएगा पापा वॉज डांट रहे थे। अब इसमें जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म, डांटना की अंग्रेजी स्कोल्ड होती है, तो इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, स्कोल्डिंग हो गया। अब इसके बाद इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे डांट रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट है मुझे, तो यहाँ पे हम मी का यूज करेंगे। पापा वॉज स्कोल्डिंग मी। और इसके बाद यूं ही के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर नथिंग। जब भी आ जाए यूं ही तो उसके लिए या तो आप लिखें फॉर नो रीजन, या फिर लिखें विदाउट एनी रीजन, या फिर सीधे आप लिख सकते हैं फॉर नथिंग। यूं ही या फालतू में या बिना किसी वजह से, इसमें से कोई भी आएगा। तो चाहे आप फॉर नथिंग लगा सकते हैं, चाहे तो फॉर नो रीजन लगा सकते हैं, या फिर विदाउट एनी रीजन लगा सकते हैं। तो पापा वॉज स्कोल्डिंग मी फॉर नथिंग। अब कल के लिए सबसे लास्ट में हमें यस्टरडे का यूज करना है, क्योंकि ये पास्ट टेंस का है, लास्ट में थे आया। जब भी लास्ट में था थे आता है तो कल के लिए हमेशा यस्टरडे लगाते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि पापा वॉज स्कोल्डिंग मी फॉर नथिंग यस्टरडे।
अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है कि हम अगले हफ्ते पिकनिक पर जा रहे होंगे। हम अगले हफ्ते पिकनिक पर जा रहे होंगे। अब इस टेंस में देखिए यहाँ पे लास्ट में आया रहे होंगे और अगले हफ्ते की यहाँ पे बात हुई, अभी नहीं जा रहे हैं, अगले हफ्ते पिकनिक पर जाने का काम जारी रहेगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का है और ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कौन जा रहा होगा, हम, यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या आना चाहिए, विल बी या शैल बी, और इसमें वी है हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहाँ पे शैल बी आ जाएगा, वी शैल बी। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये तीनों टेंसेज में ऐसा हो रहा है। तो जा रहे होंगे यानी कि गोइंग, और कहाँ जा रहे होंगे, टू पिकनिक, गोइंग टू पिकनिक। वी शैल बी गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे होंगे, अगले हफ्ते के लिए यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट वीक। वी शैल बी गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते पिकनिक पर जा रहे होंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों सेंटेंसेस जो है इसमें सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट, क्योंकि तीनों अफर्मेटिव है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इसमें इज-एम-आर में से इज लग गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और ये पास्ट कंटिन्यूअस था इसलिए इसमें वॉज का यूज़ किया गया, और ये फ्यूचर का है तो इसमें शैल बी का यूज़ किया गया, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद तीनों में ही अगर देखा जाए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आए हुए हैं। तो इस तरह से हम इस तीनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब फ्रेंड्स इसके नेगेटिव सेंटेंस का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, इसमें क्या करना होगा, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे कहना हुआ कि मैं तुम्हारी कलम से नहीं लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारी कलम से नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए इस सेंटेंस में नहीं आ गया है, लास्ट में रहा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो अब सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट हमें लिखना होगा, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दो टाइप के सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं के लिए आई हो गया, और आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं, तो हो गया आई एम। अब इसमें नहीं भी आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, आई एम नॉट। अब नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब इसमें है लिख रहा हूँ तो हो जाएगा राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि तुम्हारी कलम से, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें से के लिए विद का यूज करना होगा, क्योंकि कलम क्या है, एक डिवाइस है, एक लिखने का एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम लोग लिखते हैं। तो जब भी किसी टूल या फिर किसी वेपन की बात होती है तो उसके पहले हम विद का यूज करते हैं, तो यहाँ पे विद लग जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग विद। अब तुम्हारी कलम के लिए हो जाएगा योर पेन। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि आई एम नॉट राइटिंग विद योर पेन। अगर देखा जाए तो बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह सेंटेंस बना हुआ है, केवल इज-एम-आर के बाद नॉट का यूज कर दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमारा है कि अध्यापक कल हमें यह पाठ नहीं पढ़ा रहे थे। तो इसमें देखिए लास्ट में आ गया रहे थे, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और इसमें नहीं आया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा, और कौन नहीं पढ़ा रहा था, अध्यापक, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, द टीचर। तो सब्जेक्ट हो गया द टीचर, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और रहे थे यहाँ पे टीचर सिंगुलर है तो वॉज का यूज करेंगे, द टीचर वॉज, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, द टीचर वॉज नॉट। अब नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना है, तो टीच में हम आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा टीचिंग। और इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किससे नहीं पढ़ा रहे थे, हमें, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें के लिए अस आना चाहिए। अब क्या नहीं पढ़ा रहे थे, यह पाठ, यानी कि दिस लेसन, दिस लेसन, और इसमें कल भी आया हुआ है तो सबसे लास्ट में आ जाएगा यस्टरडे, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस दिस लेसन यस्टरडे। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मेरे पापा अगले साल उस ऑफिस में काम नहीं कर रहे होंगे।
तो अब देखिए इसमें लास्ट में क्या आया हुआ है, रहे होंगे, और इसमें नहीं भी आ गया, काम नहीं कर रहे होंगे। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मेरे पापा है तो माय फादर, यहाँ पे कर देंगे माय फादर। अब रहे होंगे यानी कि इसमें विल बी या शैल बी का यूज करना है, लेकिन अब ये माय फादर ये थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तो मेरे पापा थर्ड पर्सन हो गए, और थर्ड पर्सन के साथ विल बी का यूज करते हैं। बट जब इसका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, अब देखिए इसके तीनों टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब में ये वाला थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड ही आए हुए हेल्पिंग वर्ब में, और इसमें दो वर्ड आया हुआ है, विल बी शैल बी, इसमें दो दो वर्ड आए हुए हैं। और जब किसी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आए होंगे, जैसे हो गया हैज़ बीन, हैव बीन, इसमें दो दो वर्ड हैं, जैसे विल हैव, शैल हैव, इसमें भी दो दो वर्ड हैं, विल बी, शैल बी। तो जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आए होते हैं, दो वर्ड से मिलके बना होगा, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव में दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे विल बी शैल बी जो है, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा, विल नॉट बी शैल नॉट बी, दोनों के बीच में नॉट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माई फादर विल नॉट बी। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम कर रहे होंगे यानी कि वर्किंग, माई फादर विल नॉट बी वर्किंग। अब कहां पे, उस ऑफिस में, तो इन दैट ऑफिस हो जाएगा, इन दैट ऑफिस। अब अगले साल है तो इसके लिए लिखेंगे नेक्स्ट ईयर। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि माई फादर विल नॉट बी वर्किंग इन दैट ऑफिस नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब इसके बाद इसका हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें दो कैटेगरी के सेंटेंसेस आते हैं, एक डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और एक इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। और आपको ये भी पता है कि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें हिंदी वाला सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है और जिसका रिप्लाई यस और नो में होता है। और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें हिंदी वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं और इसका रिप्लाई यस और नो में नहीं होता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का तरीका आपको पता है कि जब क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा, तो क्या की अंग्रेजी कहीं नहीं लिखी जाएगी, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। और अगर इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले कर दिया जाएगा। तो सेम यही मेथड आपको सभी टेंसेज में यूज करना है। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस हमारा है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये इसमें क्या आया हुआ है, यानी कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आया, और जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और इसके लिए हम देखेंगे रहे हो लास्ट में आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर पहले होना चाहिए। लेकिन भले हमें सबसे पहले इज एम आर लगाना है, बट उसके भी पहले हमें सब्जेक्ट पे आना है, और सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू के साथ किसका यूज करते हैं, आर का, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आर लग गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हो गया आर यू। अब छिपा रहे हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे हाइडिंग हो जाएगा, आर यू हाइडिंग, क्या तुम छिपा रहे हो। अब क्या छिपा रहे हो, कुछ, तो कुछ के लिए यहाँ पे हो जाएगा समथिंग, आर यू हाइडिंग समथिंग। अब मुझसे के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्रॉम मी, आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कल तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था, वह कल तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आ गया रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, और बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, यानी कि इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई, और इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और रहा था आया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, और इसमें सब्जेक्ट वा है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे, वाई वॉज। अब इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वाह के लिए हो जाएगा ही, वाई वॉज ही। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, पीछा कर रहा था, तो पीछा करने के लिए यहाँ पे आप चेज का यूज कर सकते हैं, तो चेजिंग हो जाएगा, वाई वॉज ही चेजिंग, या फिर यहाँ पे फॉलोइंग भी कर सकते हैं। अब तुम्हारा के लिए यहाँ पे सीधे यू का यूज करेंगे, वाई वॉज ही चेजिंग यू,
वह तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था, और कल के लिए लास्ट में लगाएंगे यस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट टेंस का है तो यस्टरडे आएगा कल की अंग्रेजी। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि वाई वॉज ही चेजिंग यू यस्टरडे। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम अगले हफ्ते अपने गांव जा रहे होगे। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, और सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, और लास्ट में आ गया है रहे होगे, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। तो यानी कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है। इसमें दो दो वर्ड आए हुए हैं। तो जिस तरह से नेगेटिव में हमने आपको बताया कि जब दो वर्ड रहेंगे तो बीच में नॉट आएगा, लेकिन अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा होगा तब क्या करेंगे, तो आधा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले और आधा सब्जेक्ट के बाद रखना है। यानी कि विल शैल को हमें रखना है सब्जेक्ट के पहले और बी को रखना है सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले विल या शैल आना चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट तुम है तो यहाँ पे विल आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। इसमें विल बी शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हो गया विल यू बी। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जा रहे होगे यानी कि गोइंग, विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होगे अपने गांव यानी कि टू योर विलेज, टू योर विलेज। विल यू बी गोइंग टू योर विलेज, क्या तुम अपने गांव जा रहे होगे अगले हफ्ते के लिए, यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट वीक। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्या से स्टार्ट होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस, तो हम विल शैल को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे और बी को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो। तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है क्यों, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, और इसके तुरंत बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और इसमें रहे हो आया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर में से लगाना है कोई, और इसमें सब्जेक्ट यू है तो आर लग जाएगा, वाई आर। अब तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट आएगा जो कि तुम है तो यू हो गया, वाई आर यू। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नॉट कहाँ पे लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पे यू के बाद नॉट हो जाएगा, वाई आर यू नॉट। अब सुन रहे हो यानी कि लिसनिंग, यहाँ पे लिसन में हम आईएनजी ऐड कर देंगे लिसनिंग। अब मेरी बात है तो हो जाएगा टू मी, वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि क्या तुम कल अपने ससुराल नहीं जा रहे थे, क्या तुम कल अपने ससुराल नहीं जा रहे थे। अब इसमें सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम वॉज या वर का यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में रहे थे आया तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और इसमें सब्जेक्ट यू है तो वर लगना चाहिए। अब इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, क्योंकि क्या से स्टार्ट होने पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे वर हो गया, और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए, तो हो जाएगा वर यू नॉट। अब इसके बाद नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जा रहे थे तो गोइंग, वर यू नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे थे। अब अपने ससुराल, तो यहाँ पे हम गोइंग के साथ टू लगा देंगे, और यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, योर, गोइंग टू योर। और ससुराल की अंग्रेजी क्या होती है, देखिए ससुर के घर को ससुराल कहते हैं, ससुर के ही घर को ससुराल कहते हैं, यानी कि फादर इन लॉज हाउस, ससुर का घर फादर इन लॉज हाउस को हम ससुराल कहेंगे, और हम चाहें तो इसको शॉर्ट में लॉज हाउस भी लिख सकते हैं। तो वर यू नॉट गोइंग टू योर लॉज हाउस, लॉज हाउस, और इसमें कल भी आया तो लास्ट में लगा देंगे यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि वर यू नॉट गोइंग टू योर लॉज हाउस यस्टरडे, क्या तुम कल अपने ससुराल नहीं जा रहे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हम अगले साल इस मकान में क्यों नहीं रह रहे होंगे। तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया है बीच में, और इसमें रहे होंगे आया हुआ है, रहे होंगे यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इसमें क्यों भी आया और नहीं भी आया यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और बीच में क्यों आया तो इनडायरेक्ट वाला, यानी कि सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लिखनी होगी वाई। जब भी क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी हो गई वाई,
और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। लेकिन हमने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव में आपको आधा हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले लिखना है, यानी कि केवल हमें विल या शैल लगाना है क्वेश्चन वर्ड के बाद। और इसमें सब्जेक्ट हम है तो किसका यूज करेंगे, शैल का यूज कर देंगे, तो वाई शैल। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें देखिए नहीं भी आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए। हमेशा इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर है तो इसमें नॉट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। लेकिन अब इसमें बी का भी यूज करना है तो नॉट के बाद अब बी लगाना है। ये हो गया वाई शैल वी नॉट बी। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब इसमें रह रहे होंगे तो हो जाएगा लिविंग, वाई शैल वी नॉट बी लिविंग इस मकान में, तो इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। और अगले साल है तो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने कंटिन्यूअस टेंस के केवल बेसिक रूल्स ही देखे। अब हम देख लेते हैं इसमें जो एक्सेप्शन होते हैं, जो अपवाद होता है, जो नियम से अलग होता है। तो फ्रेंड्स इसमें एक्सेप्शन क्या है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखे नहीं जाते हैं कभी। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। अब ऐसे वर्ब्स को हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स भी कहते हैं, या फिर इसी को हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। अब ये स्टेटिव वर्ब क्या होता है, जो केवल एक स्टेट को बताता है, केवल एक स्टेट को, उसकी कंडीशन को बताता है, कोई एक्शन नहीं बताता है। यानी कि स्टेटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके लिए हमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं करना होता है। स्टेटिव वर्ब ऐसे एक्शन होते हैं जिसके लिए हमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं करना होता है, अपने हाथ पैर अपनी बॉडी का यूज नहीं करना होता है। अब देखिए जैसे हो गया विश्वास करना, कहना हो कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, तो विश्वास करने के लिए हमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं करना है, इसमें हाथ पैर अपना नहीं हिलाना है, तो विश्वास करना हो गया। या फिर प्रेम करना हो गया, घृणा करना हो गया। तो ऐसे बहुत से वर्ब होते हैं जिसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, इसको हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमने आपको कुछ कॉमन स्टेटिव वर्ब के बारे में बताया है और कैटेगरी वाइज बताया है। सबसे पहले देखिए फीलिंग से रिलेटेड। अब ऐसे देख लीजिए फीलिंग का मतलब क्या होता है, फीलिंग का मतलब तो भावना होता है ना। फीलिंग ये एक नाउन हो गया और फील क्या है, एक वर्ब है। यानी कि फील में जब आईएनजी जुड़ जाता है तो वो तो एक नाउन हो गया, और इसका मतलब है कि फील में भी आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आईएनजी जोड़ेंगे तो वो एक नाउन हो जाएगा। अब देखिए फीलिंग से रिलेटेड कौन कौन से वर्ब है, जैसे हेट हो गया। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं तुमसे घृणा कर रहा हूं, या तो कहेगा कि मैं तुमसे घृणा करता हूं या तो करता था, लेकिन ऐसा नहीं कहता कि मैं तुमसे घृणा कर रहा हूं। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। उसी तरह से लाइक है, लाइक यानी पसंद करना। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि मैं पसंद कर रहा हूं, पसंद करता हूं या पसंद करता था, ये हो सकता है, लेकिन पसंद कर रहा हूं ये नहीं होता है। तो लाइक भी क्या है, एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। उसी तरह से लव हो गया, मैं लव करता हूं या लव करता था ऐसा कह सकते हैं, लेकिन लव कर रहा हूं कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है ये। उसी तरह से प्रीफर है, यानी कि पसंद करना, वांट यानी चाहना है। अब देखिए हम ये तो कह सकते हैं कि आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, ऐसा तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम वॉन्टिंग। ऐसा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि आई एम वॉन्टिंग या फिर ही इज वॉन्टिंग। वॉन्ट को आईएनजी फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी हो सकता है, लेकिन आई एम वॉन्टिंग अ कप ऑफ टी ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह से आई लव यू हो सकता है, लेकिन आई एम लविंग यू ये नहीं हो सकता है। अब इसके अलावा ये तो हो गया फीलिंग से रिलेटेड, जिसमें हेट हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, या फिर प्रीफर हो गया, वांट हो गया, विश हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं। जैसे पहला हो गया एग्री, पहला एग्री हो गया, तो आई एग्री यू ऐसा हो सकता है, लेकिन आई एम एग्रीइंग यू ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह से डिनाई हो गया, डिनाई यानी इनकार करना, तो ये भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, इसको भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। डिसएग्री हो गया, ये भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा। प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस तो प्रॉमिसिंग नहीं होता है, जैसे ही मेड प्रॉमिस, ही प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिसेज ऐसा हो सकता है, लेकिन ही इज प्रॉमिसिंग मी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए प्रॉमिस में जब आईएनजी ऐड हो गया तो प्रॉमिसिंग तो एक एडजेक्टिव हो गया,
जिसका मतलब होनहार होता है। जैसे ही इज़ अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, वह एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है, एक होनहार छात्र है। तो यहाँ पे जब प्रॉमिस पे आईएनजी जुड़ गया तो वो वर्ब रह ही नहीं गया, अब वो वर्ब से एक एडजेक्टिव हो गया, यानी कि प्रॉमिस को भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है, सेटिस्फाई है, सरप्राइज को भी हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी एक स्टेटिव वर्ब है। अब इसके बाद देखते हैं सेंस से रिलेटेड। सेंस जो हमारे सेंसर लगे होते हैं, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां होती है उससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पे अपीयर है, अपीयर, अपीयर का भी अपीयरिंग नहीं हो सकता है। और इसी तरह से यहाँ पे फील है। अब जैसे कहना हो कि मुझे ठंड लग रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम फीलिंग कोल्ड, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कहेंगे, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, ऐसा नहीं बोला जाएगा। इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ही बोलेंगे, आई फील कोल्ड। अगर कंटिन्यूअस में लिखा भी गया है सेंटेंस कि मुझे ठंड लग रही थी, या पास्ट कंटिन्यूअस में मुझे ठंड लग रही थी, तो आई वॉज फीलिंग कोल्ड नहीं होगा, आई फेल्ट कोल्ड होगा वहां पे। उसी तरह से हियर और सी हो गया, आपने इसमें आईएनजी लगा हुआ तो देखा होगा, लेकिन वहां पे वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होते हैं, वो एज अ पार्टिसिपल यूज होते हैं, एज अ जेरन यूज होते हैं, लेकिन एक वर्ब की तरह यूज नहीं होते हैं। देखिए जब हियर और सी की बात होती है, जैसे कहना हो कि मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, तो आई एम हियरिंग ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम कहेंगे आई कैन हियर। जब हियर और सी जब कंटिन्यूअस टेंस में आता है तो इसके पहले हम कैन का यूज करते हैं, कैन के साथ इसका यूज किया जाता है। अब जैसे कहना हो कि मुझे वह पेड़ दिखाई दे रहा है, तो आई कैन सी दैट ट्री, आई कैन सी दैट ट्री, यहाँ पे कैन का यूज करेंगे ना कि आई एम सीइंग दैट ट्री, ऐसा नहीं होगा, वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। अब जैसे कहना हो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मान लीजिए अगर फोन पे बात कर रहे हैं, कहना कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये नहीं कहेंगे कि आई एम नॉट हियरिंग, तो कहेंगे आई कांट हियर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आई कांट हियर। इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह से सीम हो गया, स्मेल हो गया, या फिर टेस्ट हो गया, टेस्टिंग या फिर स्मेलिंग ऐसा यूज नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में ये सब यूज नहीं होंगे। अब इसके बाद देखिए थिंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ वर्ब है, जैसे बिलीव हो गया, जैसे कहना कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, तो आई बिलीव इन गॉड, लेकिन आई एम बिलीविंग यू ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा विश्वास कर रहा हूँ, आई एम बिलीविंग यू। उसी तरह से मीन है, रियलाइज है, रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है। अगर कहना हो कि मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तो ये नहीं कहेंगे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट के रूल से आई अंडरस्टैंड ऐसा बोला जाएगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं बोला जा सकता। मैं नहीं समझ रहा हूँ को कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो स्टेटिव वर्ब्स हमारे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, या फिर इसी को हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छे से समझ में आया, और इसका जो एक्सेप्शन बताया गया, जो स्टेटिव वर्ब के बारे में बताया गया, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।